स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से मिश्री के यूट्यूब के स्टडी मंत्र चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था सोमेटिक हाइब्रिड, उसी के आगे की हम आज स्टडी करेंगे पॉसिबिलिटीज, अचीवमेंट्स और लिमिटेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट रिसर्च। कि आज का हमारा टॉपिक है पॉसिबिलिटीज, achievements and limitation of protoplast research। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके हम नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे भी। एक तो ये टॉपिक है और एक स्टडी करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन और सोमेटिक हाइब्रिड। कि सोमेटिक हाइब्रिड और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की क्या क्या एप्लीकेशन होती है, उनके ऊपर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये दो टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे कि ये हमारे जो टॉपिक चल रहा था प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमेटिक हाइब्रिड, वो टॉपिक आज हम लोगों मतलब इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के रूप में बताती हूँ कि पॉसिबिलिटीज, अचीवमेंट और लिमिटेशन में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। कि पॉसिबिलिटीज मतलब कि जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कर रहे हैं उसके द्वारा क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। कि जैसे कि कौन कौन से मतलब कि जैसे कि किसी भी IAA इंडक्शन इसके बारे में या किसी सेल के बिहेवियर के बारे में, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा। तो ये एक प्रकार की क्या है, पॉसिबिलिटीज है। फिर हम लोग बात करते हैं कि अचीवमेंट्स में क्या होता है, जैसे कि जो दो स्पीसीज है जिसके द्वारा कि क्या किया गया कि एल्कोहल का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में किया गया। जैसे कि हमारे पास से कोई मान लो कोई पाम स्पीसीज है, उसके द्वारा ऑयल का प्रोडक्शन बहुत मात्रा में होता है, लेकिन वो क्या होता है, मेच्योरेशन में बहुत अधिक टाइम लगाता है। तो उसके मेच्योरेशन को कम करने के लिए, उसके मेच्योरेशन टाइम को कम करने के लिए क्या की गई, प्रोटोप्लास्ट रिसर्च की गई। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, इसकी अचीवमेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कई प्रकार के, जैसे कि निकोटियाना हाइब्रिड्स का प्रोडक्शन किया गया किसके द्वारा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा। तो ये क्या है, इसकी क्या है, अचीवमेंट है। एक हम लोग बात करें कि ब्रिंजल हाइब्रिड का भी प्रोडक्शन किया गया। ये भी क्या है, इसकी एक प्रकार की अचीवमेंट है। कि ये इसकी अचीवमेंट है। हम लोग अचीवमेंट की बात करें तो ये भी एक प्रकार की इसकी अचीवमेंट है। फिर हम लोग बात करते हैं कि एक है जेट्रोपा स्पीसीज और एक है जो हमारे पास रिसिनस स्पीसीज। तो उसके द्वारा क्या किया, बायोडीजल का भी इंक्रीज किया गया। उन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करके क्या किया गया, बायोडीजल को इंक्रीज किया गया। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन मतलब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमेटिक हाइब्रिड की क्या क्या कमियां है। तो उनके ऊपर हम लोग बात करें तो ये जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मेथड है वो हर टाइप की स्पीसीज पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। फिर हम लोग बात करते हैं जिन सेल्स में वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं उनका प्रोटोप्लास्ट है वो आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तो ये एक प्रकार की क्या है, इनकी लिमिटेशन है। फिर हम लोग बात करें कि इंटरजेनिक स्पीसीज को मतलब उनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन तो किया जा सकता है, बट ये क्या है, प्रोसेस इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
तो वो हम लोग लिमिटेशन के अंतर्गत स्टडी करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की क्या क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि कई करेक्टर है, डिजीज रेजिस्टेंट है, कई और है जैसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है। इन जीन का ट्रांसफर भी एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफर किया जा सकता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा। तो ये क्या है, इसकी एक प्रकार की एप्लीकेशन है। तो अब हम लोग इनके नोट्स प्रिपेयर करते। आगे पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोटोप्लास्ट रिसर्च। पॉसिबिलिटीज 1 है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन नेचुरल मेथड की तुलना में इजी है। सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन में किसी भी तरह की इनकम्पेटिबिलिटी हो तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन द्वारा 2 सेल्स का फ्यूजन किया जा सकता है। कि नेचुरल जो फ्यूजन हो रहा है उसमें अगर कोई भी प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी हो तो क्या किया जाता है कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा सेल्स का फ्यूजन करवाया जा सकता है। सेल्स का ऑस्मोटिक बिहेवियर, आईए एक्शन, सेल वॉल फॉर्मेशन, ईटीसी पॉसिबिलिटीज की स्टडी की जा सकती है। तो ये 1 पॉसिबिलिटीज 1 है। सेकंड पॉसिबिलिटीज हम लोग देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है, ट्रांसजेनिक्स का प्रोडक्शन किया जाता है, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस इज पॉसिबल, किसके द्वारा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा। फिर पॉसिबिलिटीज 3 है, इफेक्ट ऑफ आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ऑन डीएनए कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन। इसको क्या किया जा सकता है, इसको स्टडी किया जा सकता है कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है उनका किस प्रकार से, मतलब उसका इफेक्ट किस प्रकार से होता है डीएनए कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन पर। फाइटोक्रोम डेवलपमेंट इन हाइब्रिड एंड हाइब्रिड सेल्स, की फाइटोक्रोम डेवलपमेंट किया जा सकता है हाइब्रिड और हाइब्रिड सेल्स के द्वारा। प्रोटियोमिक एंड ट्रांसक्रिप्टोमिक्स आर टू बी स्टडीज, कि इस प्रकार की स्टडी को भी किया जा सकता है कि प्रोटियोमिक और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स की भी स्टडी की जा सकती है, किसके द्वारा, प्रोटोप्लास्ट रिसर्च के द्वारा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अचीवमेंट्स, कौन कौन सी अचीवमेंट्स प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा की गई है। तो अचीवमेंट फर्स्ट में एल्कोहल का प्रोडक्शन, सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी एंड ट्राइकोडर्मा रेसी दोनों की सेल्स को फ्यूज करके सेल्स बनाई गई। उस सेल में एक कार्बन सोर्स के तौर पर, मतलब इन दोनों को क्या किया गया, इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया गया और बनाई, उस फ्यूज करके जो सेल्स बनाई गई उस सेल में कार्बन सोर्स के तौर पर सेलुलोज का यूज करने पर 80% मोर एल्कोहल का प्रोडक्शन हुआ। तो ये एक प्रकार की अचीवमेंट ही है कि 80% मोर एल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है अगर 2 अलग अलग स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करते हैं। फिर अचीवमेंट 2 इलेइस गुआनेंसिस, एक प्रकार की, किसका बोटेनिकल नेम है, ये पाम स्पीसीज का, ये पाम स्पीसीज फॉर पाम ऑयल प्रोडक्शन, जिसके द्वारा क्या होता है कि पाम ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। इसको मेच्योर होने में बहुत अधिक टाइम लगता है, 8 इयर्स के लगभग लगता है। तो इसके क्या किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा और कल्चर के द्वारा इसके जो ये मेच्योरेशन टाइम है उसको कम किया जा सकता है। फिर अचीवमेंट 3 साइट्रस साइनेंसिस, जो कि एक सीट्रस स्पीसीज है, एंड साइट्रस रेटिकुलाटा, ये दोनों ही ऑरेंज की स्पीसीज है। सेल्स को फ्यूजन करके उनके प्रोटोप्लास्ट के द्वारा न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस की गई, जिसके फ्रूट में सीड नहीं थे, अर्थात सीडलेस फ्रूट प्राप्त करने के लिए भी प्रोटोप्लास्ट रिसर्च वो यूज में आती है। नेक्स्ट अचीवमेंट 4 है कि पोटैटो प्लस टोमेटो के द्वारा एक पोमेटो हाइब्रिड प्रोड्यूस की गई प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा, मतलब इसका और इसका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया गया और एक नई स्पीसीज पोमेटो हाइब्रिड प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। फिर नेक्स्ट है जेट्रोपा कॉर्कस एंड रिसिनस कॉम्यूनसिस हाइब्रिड आर प्रोड्यूस्ड फॉर इंक्रीज बायोडीजल प्रोडक्शन, कि इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट
फ्यूजन के द्वारा एक हाइब्रिड का प्रोडक्शन किया गया, जिसके द्वारा बायोडीजल का क्या किया गया, बायोडीजल को इंक्रीज किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिफरेंट निकोटियाना हाइब्रिड आर प्रोड्यूस्ड, कि इसके द्वारा डिफरेंट निकोटियाना हाइब्रिड को भी प्रोड्यूस किया गया, डिफरेंट ब्रिंजल हाइब्रिड आर प्रोड्यूस्ड। फिर हम लोग बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की, इस प्रकार के प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की मतलब कौन सी लिमिटेशन है, कौन सी कमियां है। तो लिमिटेशन 1 में हम बात करते हैं कि यह कोई नॉर्मल मेथड नहीं है जिसे सभी स्पीसीज पर यूज किया जा सके, कि ये जो मेथड है वो सभी स्पीसीज पर यूज नहीं किया जा सकता। इंटरजेनिक क्रॉस इज पॉसिबल बट इसका सर्वाइवल एंड मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर हाइब्रिड प्रोडक्शन में सम क्रोमोसोम डिलीट हो जाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या है, इसकी लिमिटेशन है कि हाइब्रिड प्रोडक्शन में कुछ क्रोमोसोम डिलीट हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं। फ्यूजन परसेंटेज इज वेरी लो, सेल्स का प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कि ये एक प्रकार का डिफिकल्ट होता है कि किसी सेल से प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट करना। नेक्स्ट लिमिटेशन को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है मेरिस्टेमेटिक प्रोटोप्लास्ट एंड सम अदर सेल्स विच डू नॉट हैव वैक्यूल्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कि इस प्रकार की सेल्स जिनमें की वैक्यूल्स अब्सेंट होती है उनको आइसोलेटेड नहीं किया जा सकता है, तो उनका प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी नहीं किया जा सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत वीक होती है, जिससे ये ऑस्मोलाइटिक मेथड के दौरान ब्रेक हो जाती है। तो ये क्या है, एक प्रकार की इसकी लिमिटेशन है। ईच प्लांट स्पीसीज रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, की प्रत्येक प्लांट स्पीसीज होती है उसके लिए अलग अलग मेथड की नीड होती है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड सोमेटिक हाइब्रिड। कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए कि सोमेटिक हाइब्रिड या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की क्या क्या एप्लीकेशन होती है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन द्वारा मेल स्टेरिलिटी को हाइब्रिड द्वारा एक स्पीसीज से अनदर स्पीसीज में ट्रांसफर किया जा सकता है या की जा सकती है, जो प्लांट ब्रीडिंग में साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए यूजफुल होते हैं। कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा जो मेल स्टेरिलिटी होती है उसको क्या किया जाता है, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफर किया जाता है, और ये साइंटिफिक स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, मतलब इसको ट्रांसफर करके फिर इनकी स्टडी की जा सकती है। फिर इसके द्वारा वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज में डिजीज रेजिस्टेंट, ग्रोथ रेजिस्टेंट ईटीसी कैरेक्टर्स का भी ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है सोमेटिक हाइब्रिड द्वारा ब्रेसिका में हर्बिसाइड रेजिस्टेंस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब किए जा चुके हैं। कि ब्रेसिका जो स्पीसीज होती है उनमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। निकोटियाना टोबेकम में स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस में ट्रांसफर की गई। यहाँ पे से है कि निकोटियाना टेबेकम से स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन है वो किस में ट्रांसफर की गई, निकोटियाना की दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफर की गई। सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट्स में जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस की जा सकती है। कि जो सोमेटिक हाइब्रिड है उनके द्वारा प्लांट्स में वेरिएशन, विभिन्नताएं प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये कुछ एप्लीकेशन मैंने नोट डाउन इसलिए किए ताकि कई बार एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पूछ लिया जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड, ठीक है, या फिर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की क्या एप्लीकेशन है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये आपका टॉपिक था प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इसकी पॉसिबिलिटीज, अचीवमेंट, लिमिटेशंस और सोमेटिक हाइब्रिड, ये आपके कंप्लीट हो चुका है।